इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्रेस्टिजियस रिगार्डन मैजिकल एकेडमी में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की जाती है, और वो चीज है आपके अंदर मैजिक का टैलेंट। लेकिन जिनके अंदर मैजिक नहीं होता, उनका क्या? क्या कोई ऐसा टैलेंटलेस पर्सन इस एकेडमी में आ सकता है? और इसके बाद हमें बेंचन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, और वो अपने एक ही हमले से इतने बड़े मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर देता है। लेकिन ऐसे ही वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, और यही है हमारा मेन कैरेक्टर सेरफोर्ड विल, जिसके अंदर इस जादुई भरी दुनिया में कोई जादू नहीं है। और इसके बाद हमें मैजिक का कैपिटल उरुबस रिगार्डन दिखाया जाता है, और यही है रिगार्डन मैजिकल एकेडमी। और इसके बाद हमें एक क्लास दिखाई जाती है, जहां पर काफी सारे बच्चे होते हैं, और वो मैजिक से रिलेटेड चीजें ही सीख रहे थे। और ये सब इन्हें सिखा रहे हैं रिगार्डन मैजिकल एकेडमी के प्रोफेसर एडवर्ड सेरफेंस। और इसी क्लास में होता है विल अपने फैमिलियर कीकी के साथ। और विल रिगार्डन मैजिकल एकेडमी का 6th ईयर स्टूडेंट है। और तभी टीचर उसे अपने पास बुलाते हैं, और वो विल से एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने को कहते हैं। विल यहाँ अपनी वॉन्ड से मैजिक कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, और इस वजह से क्लास उस पर हंसने लगती है। और ऐसा एक बार नहीं, कई दफा हो चुका है। सो तभी टीचर क्लास को शांत करके कहते हैं, तुम्हें तो मामूली सा मैजिक भी इस्तेमाल करना नहीं आता। सच में तुम सिर्फ एक किताबी कीड़े हो। और तभी एक लड़का अपने फायर मैजिक को कास्ट करके उसे टेबल पर शूट करता है, और उससे वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हो जाती है जो प्रोफेसर विल से करवाना चाहते थे। और ऐसा किया है सियोन अल्स्टर ने। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा टीचर, लेकिन मैं बिल्कुल इस तरीके से बेबस नहीं देख सका, इसीलिए मैंने उसकी जरा मदद कर दी। लेकिन तभी टीचर अपना एक मैजिक स्पेल कास्ट करके कहते हैं, इस दुनिया में जिसके पास ज्यादा मैजिकल पावर होती है, वही ज्यादा महान होता है। हर एक चीज मैजिक से जुड़ी हुई है, और इस एकेडमी में तुम्हारे अंदर जितनी ज्यादा मैजिकल पावर होगी, लोग उतना ही तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन कोई जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी ये दुनिया इज्जत नहीं करती। इसीलिए ऐसे लोगों को तुरंत ही इस एकेडमी से निकाल दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही इनकी क्लास खत्म होती है, सियोन दो लड़कों के साथ विल के पास आता है उसे परेशान करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, एक लड़की आकर उसे रोक देती है। सियोन कहता है, हे कॉलेट, तुम जैसी एक समझदार लड़की को इस जैसे बेवकूफ से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन तभी वो लड़की सियोन के पास आकर कहती है, विल तुमसे 1000 गुना अच्छा है, और वो मेरा दोस्त है। कॉलेट की ये बात सुन सियोन हंसते हुए कहता है, मुझसे बेहतर? आखिर वो कैसे? ये तो मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, और मैगिया वांडर बनने का ख्वाब देखता है। मैं इस लूजर के साथ अपना और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। और अब वो जाते हुए कहता है, तुम्हें यह अकेडमी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कीकी और कॉलेट दोनों सियोन को यू कर रहे थे। अब इसके बाद कॉलेट विल से कहती है, टीचर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। विल कहता है, आखिर उन्होंने जो कहा वो सच था। वैसे मैं खुद को लकी कहूंगा, जो तुम जैसी प्यारी सी लड़की मेरी इतनी फिक्र करती है। ये बात सुन कॉलेट कहती है, मेरी तारीफ करने से ना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, समझे? विल कहता है, माफ करना, लेकिन बचपन से मुझे सिखाया गया है कि लड़कियों की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सच है, तुम बहुत प्यारी हो कॉलेट। लेकिन ये बात सुन कॉलेट बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, मुझसे ऐसी बातें करना बंद करो। और इसके बाद वो गहरी गहरी सांस लेकर कहती है, काम डाउन, मेरा नाम कॉलेट लॉयर है, और मैं एक नोबल फैमिली की डॉटर हूँ, मुझे खुद को संभालना होगा। लेकिन तभी विल आसमान को देखकर कहता है, आज नजारा फिर से कितना खूबसूरत है ना? कॉलेट कहती है कि हाँ, सबसे ज्यादा ताकतवर विजार्ड द मैजिया वांडर इसी तरह हमेशा आसमान को रोशन रखते हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि काफी वक्त पहले लोग आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि चारों ओर हमेशा अंधेरा रहता था। लेकिन इस अंधेरे का सामना करने आए 5 विजार्ड्स। इन विजार्ड्स ने अंधेरे के पुजारियों को वापस अंधेरे में भेज दिया, और इस दुनिया में फिर से चारों ओर रोशनी फैला दी, और हमारी दुनिया में शांति आ गई। और उसके बाद से सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन को द मैजिया वांडर कहा जाने लगा। और हर कोई आज की दुनिया में कम से कम एक मेज बनने का सपना तो रखता ही है। अब कॉलेट कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या आइस मेडन वांड एल्विस्बीना हमें आज फिर से देख रही होंगी? विल आसमान की ओर अपना हाथ करके कहता है,
हाँ, वो एक खिड़की से हमारी ओर ही देख रही हैं। और तभी विल अपने बचपन को याद करता है। एक लड़की विल से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि असली आसमान में सूरज और चांद फ्लोट करते हैं? विल कहता है, क्या सच में अल्फेरिया? आगे वो लड़की कहती है, हाँ, और शाम के वक्त जब सूरज डूबता है तो चारों ओर वहाँ लाल लाल हो जाता है। अगर हम मैजिया वांडर बन जाएं और आसमान के बेहद करीब पहुंच जाएं तो शायद से हम भी ढलता हुआ सूरज देख सकेंगे। ये बात सुन विल कहता है, तो फिर हम दोनों साथ में देखने चलेंगे, ठीक है? और इसके बाद ये दोनों ये वादा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वादा था जो कभी पूरा ना हो सका। वो टैलेंटेड थी और अब तक की मैजिया वांडर बनने वाली यंगेस्ट पर्सन, और आज वो टावर के टॉप पर है। और वहीं मैं, जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, धूल में मिलता जा रहा हूँ। लेकिन अब तक मैं उस वादे को भूल नहीं सका। इसीलिए आज भी उस सपने को पाने के लिए, उसके साथ ढलता हुआ सूरज देखने के लिए मैं आज भी कोशिशें कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी विल पर चिल्ला रहा होता है। ये होते हैं प्रोफेसर वर्कनर। तुम मेरी इजाजत के बिना फिर से डंजन में गए थे, है ना? और वो भी अकेले 7th फ्लोर पर। क्या तुम मरना चाहते हो? सो विल प्रोफेसर से माफी मांगने लगता है। सो प्रोफेसर कहते हैं, तुमने वहां लगभग 2 मॉन्स्टर्स को मारा है। और इस बात से विल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स को मारकर उसे कुछ तो मिलेगा। लेकिन तभी प्रोफेसर कहते हैं, तुम अब भी मैगिया वांडर बनने का सपना देखते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस, राइटिंग और स्पेल वर्क में माहिर होना होगा। लेकिन क्योंकि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए तुम कभी भी स्पेल वर्क को नहीं सीख पाओगे। और सिर्फ 2 फील्ड में माहिर होने से तुम कभी भी मैजिया वांडर नहीं बन पाओगे। ये बात सुन मानो विल का दिल टूट जाता है। प्रोफेसर आगे कहते हैं, तुम्हारा ग्रेजुएट होना ही बहुत मुश्किल है और तुम मैजिया वांडर बनने का सपना देखते हो। तुम्हारे रिसेंट एग्जाम्स में तुम्हें कोई भी क्रेडिट्स नहीं मिले और इसीलिए तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर 4 क्रेडिट्स को अर्न करना होगा। और यह हफ्ता खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इसीलिए विल अब अपने नोट्स में सर्च करने लगता है किसी 4 क्रेडिट मॉन्स्टर को। अब विल को इस तरीके से देख प्रोफेसर कहते हैं, मैंने सुना है कि 6th फ्लोर पर एक वेस्कर बिली है। और ये बात सुनते ही विल प्रोफेसर के गले लग जाता है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनकी कोई छुपकर बातें सुन रहा था। ये होता है सियोन। मैं इस बेवकूफ के आने से पहले ही उस वेस्कर वेले को खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद हमें डंजन के 6th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां पर विल आ चुका था। लेकिन यहाँ पर किकी थोड़ा परेशान होती है। सो विल कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। हमें बस उसकी आंख से बचना होगा। इसीलिए प्लीज किकी, अब सब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि किकी की सूंघने की ताकत कमाल की है। लेकिन दूसरी ओर सियोन अपने 2 फंटरों को लेकर इसी फ्लोर पर आ चुका था, क्योंकि अगर ये बेस्कर विले को हरा देंगे तो विल क्रेडिट अर्न नहीं कर पाएगा और फिर उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी एक लड़का कहता है, हे सियोन, क्या हम तीनों के लिए इस फ्लोर पर रहना सेफ होगा? सियोन कहता है, तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? हाँ? तभी वो लड़का कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक इलाइट के बेटे हो। इसके बाद सियोन आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, एक ऐसा पर्सन जो मैजिक का यूज ना कर सके, उसे मैजिया वांडर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। वो एकेडमी में रहने के लायक नहीं है। लेकिन तभी अचानक उन दोनों में से एक लड़के के ऊपर हमला होता है और वो सीधा दीवार से जाकर टकराता है। और ये हमला किया था एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ने। उसे देख ये दूसरा लड़का घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज ये दोनों सुन लेते हैं और अब ये दोनों तेजी से उसी ओर जाने लगते हैं। जाते हुए विल सोचता है कि क्या किसी मॉन्स्टर ने किसी इंसान पर हमला किया है। और इसके बाद वो उस जगह पर आकर देखता है कि सियोन एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था, लेकिन उसके हमलों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। और ये एक इविल सेंटिनल है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन ये इस फ्लोर पर क्या कर रहा है? ये तो गहराई वाले फ्लोर्स पर होते हैं और सियोन की मैजिक का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो मॉन्स्टर लगातार सियोन की ओर आगे बढ़ रहा है, जो देख विल कहता है, सियोन इससे कभी नहीं जीत पाएगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी। लेकिन क्या मुझे इसे बचाने के लिए जाना चाहिए? इसने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे परेशान किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग गया तो
और तभी अचानक विल को कुछ महसूस होता है। बहुत पहले एल्फेरिया ने उससे कहा था, विल तुम बहुत ही ज्यादा नरम दिल और बहादुर हो, और उसी ने विल को ये ग्लासेस भी दिए थे। और अब विल कहता है, एल्फेरिया न सिर्फ तुम्हारे लायक बनना चाहता हूँ, और अब वो मॉन्स्टर सियोन पर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि तभी विल तेजी से आकर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के हमले को रोक लेता है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रेशर वेव निकलती हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्गनर के पास आकर कहते हैं, सियोन और उसके दोस्त बिना इजाजत के डंजन में गए हैं, तुम अपने फैमिलियर का इस्तेमाल करके उनका पता लगाओ। वर्गनर पूछते हैं वो किस फ्लोर पर गए हैं। एडवर्ड बताते हैं 6th फ्लोर। ये बात सुन वर्गनर कहते हैं, तो फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो अपनी क्रिस्टल बॉल को ऑन करते हुए कहते हैं, विल भी वही है। डंजन में विल उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, और यहाँ विल बहुत तेजी से आकर उस मॉन्स्टर की एक उंगली काट देता है। और इसके बाद इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वो मॉन्स्टर विल पर काफी सारे खतरनाक हमले करने लगता है, लेकिन विल तेजी से उस मॉन्स्टर की ओर जाकर उस पर ऊपर से हमला करता है। और ये सब देख सियोन के होश उड़ चुके थे, और प्रोफेसर एडवर्ड विल को इस तरीके से लड़ते हुए देख बहुत हैरान थे। सो तभी वर्गनर उन्हें बताते हैं कि विल बहुत अनोखा है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, साथ ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी, और इसी के साथ वो अपने दुश्मन की चालों को भी काफी जल्दी भाप लेता है। और यहाँ जब ये मॉन्स्टर विल पर अपना खतरनाक हमला करता है, तभी विल उसके हमले से बचकर अपनी तलवार से उसके एक हाथ को काट देता है। और अब वर्गनर कहते हैं कि भले से ही विल मैजिक का यूज ना कर सके, लेकिन वो इस जादुई दुनिया में एक लौता योद्धा है। और इसके बाद विल उस मॉन्स्टर की तलवार उठाकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर वो मॉन्स्टर भी अपनी पूरी मैजिकल पावर से विल पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करता है, लेकिन विल उस तलवार से उसके मैजिकल हमले को रोकते हुए अपना पूरा जोर लगाकर एक स्लैश करता है, और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और वो मॉन्स्टर यहाँ मारा जाता है। और इस हमले से बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद विल सियोन के पास आता है और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन दूसरी ओर एडवर्ड इस बात को मानने से मना कर देते हैं कि इस जैसा एक मैजिकलेस लड़का आखिर इतना काबिल कैसे हो सकता है, और इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन प्रोफेसर वर्कनर विल को बहुत गुस्से में घूरे जा रहे थे, और इसके बाद वो उसे 10 क्रेडिट्स दे देते हैं। आखिर उसने इसमें भयानक मॉन्स्टर को जो हराया है, और इससे विल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और आखिर में हमसे कहा जाता है कि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इस दुनिया को बदल कर रख देगा। एक ऐसी कहानी जिसमें वांड और स्वॉर्ड आपस में मिलते हैं, विस्टोरिया। सो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, क्या विल एल्फेरिया के साथ किए अपने वादे को पूरा कर पाएगा? मैजिक ना आने के बावजूद भी क्या वो एक मैजिया वांडर बन पाएगा? क्या ये अकेडमी, क्या ये दुनिया उसे अपनाएगी? एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जब बिल 10 साल का होता है, तब अकेडमी में हर कोई उस पर हंसता था, क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी। और विल को इस अकेडमी में सिर्फ इसीलिए लाया गया था क्योंकि उसके इस अकेडमी में आने के बाद ही एल्फ्रेया ने यहाँ एडमिशन लिया था। कुछ बच्चे कहते हैं लेडी एल्फ्रेया अब मैगिया वांडर बन चुकी हैं, इसे तो अब लात मार के अकेडमी से बाहर निकाल देना चाहिए। और इसी तरह विल बस अकेला रहता था। और विल की ऐसी हालत देख रिगार्डन मैजिकल अकेडमी की हेडमास्टर कैलरॉन एनोव विल को एक तलवार देती हैं, और इसके बाद उसके चारों ओर कुछ स्पेल्स कास्ट कर देती हैं। लेकिन विल बड़ी ही आसानी से उस तलवार से उन सभी स्पेल्स को काटता जाता है। और बिल की ये काबिलियत देख प्रोफेसर वर्कनर हैरान रह जाते हैं, और वहीं हेडमास्टर हंसते हुए कहती हैं, ये बच्चा इस अकेडमी में रह सकता है। वर्कनर कहता है लेकिन विल मैजिक का यूज नहीं कर सकता, जिस पर हेडमास्टर कहती हैं, आखिर एक तलवार को वान क्यों चाहिए? तलवार में अपनी कुछ काबिलियत होती हैं। लेकिन तभी विल पूछता है, अगर मैं ताकतवर बन जाऊं तो क्या मैं टावर पर चढ़कर एल्फ्रिया तक पहुंच सकता हूं? हेडमास्टर कहती हैं, अगर तुम नाकामयाबी के दुख को सहते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो तो हाँ बिल्कुल तुम वहां पहुंच सकते हो। और ये बात सुन विल में हिम्मत आती है, जिसके बाद प्रोफेसर और विल यहाँ से चले जाते हैं। और अब हेडमास्टर कहती हैं, तुम्हारे पास कोई गार्जियन नहीं है, इसीलिए हर एक चीज को तुम्हें खुद सहना होगा। और ये काफी इंटरेस्टिंग है
कि एक तलवार एक वॉन्ड बनना चाहता है। आखिर इसकी ये कहानी कैसा रुख लेगी? अगले सीन में हम देखते हैं कि विल प्रोफेसर वर्कनर की क्लास को अटेंड कर रहा है। प्रोफेसर बताते हैं कि अगर तुम एक मैगिया वंडर बनना चाहते हो तो तुम्हें मर्सैंडीज कॉलेज टावर के टॉप तक पहुंचना होगा, और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें हर एक स्किल को मास्टर करना होगा, और उसे ही कहते हैं द अपर इंस्टीट्यूट। और अपर इंस्टीट्यूट में पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो तुम कोई नए प्रकार के मैजिक को क्रिएट कर लो या फिर 7200 क्रेडिट्स को अर्न करो। लेकिन बहुत कम बच्चे ही नए मैजिक को क्रिएट कर पाते हैं, इसीलिए ज्यादातर बच्चों को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। लेकिन इस क्लास में मौजूद बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएट होना ही मुश्किल है, और बस यही सब सुनकर बेचारा विल फ्रू रहा था। क्लास के बाहर कॉलेट उदास विल को तसल्ली देने के लिए आती है। प्रोफेसर वर्कनर कभी कभी कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। विल कहता है ऐसा इसी वजह से है क्योंकि मैं स्पेल कास्टिंग में फेल हो गया था, और प्रोफेसर वर्कनर तो बहुत अच्छे हैं जो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाते हैं, वरना दूसरे प्रोफेसर्स तो हम पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन तभी ये देखते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चों से कह रहा है, मेरी बात का यकीन करो, सियोन ने एक इवल सेंटिनल को हराया है। दूसरे बच्चे कहते हैं लेकिन वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये लड़का कहता है उस मॉन्स्टर ने हमें बेहोश कर दिया, लेकिन जब हमारी आंख खुली तब तक सियोन उस मॉन्स्टर को हरा चुका था। लेकिन सियोन अपने मन में कहता है नहीं, ये सच नहीं है। और तभी उसकी नजर वहां से गुजर रहे विल पर जाती है। वो तुरंत ही विल के पास जाकर कहता है आखिर कैसे, कोई जादू ना होने के बावजूद भी कैसे? तभी कॉलेट वहां कहती है तुम ये क्या कर रहे हो सियोन, उसे छोड़ो। जिसके बाद सियोन गुस्से में वहां से चला जाता है, और कॉलेट पूछती है क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर से आकर कहते हैं हमें अभी के अभी विल को अकेडमी से निकाल देना चाहिए। हेडमास्टर कहती हैं ये उसका इस अकेडमी में आखिरी साल होने वाला है। लेकिन एडवर्ड कहता है वो एक वॉरियर है, ना कि कोई मेज, लेकिन फिर भी वो अपनी काबिलियत से मैजिक को सरपास कर सकता है। ये बात सुन हेडमास्टर विल की रिपोर्ट निकालती हैं। मैजिक को छोड़कर विल के रिकॉर्ड्स हर एक स्किल में बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए हेडमास्टर कहती हैं अगर हम इस बात पर ध्यान ना दें कि वो मैजिक को यूज नहीं कर सकता तो उसकी बाकी की स्किल्स टॉप लेवल की हैं। मैगिया वंडर के अलावा वो कुछ भी बन सकता है। इस अकेडमी में हम उस दिन के लिए ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं जिनके अंदर काबिलियत हो। एडवर्ड कहते हैं लेकिन वो लड़का सिर्फ मैगिया वंडर बनना चाहता है। अगर ऐसी बात है एडवर्ड, तो तुम उसका एक टेस्ट लो और अपने टेस्ट के जरिए ये पता लगाओ कि क्या सच में वो इस अकेडमी में पढ़ने के लायक है या नहीं, और उसके बाद आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। ये बात सुन एडवर्ड मुस्कुरा कर कहता है आपको पता है ना, मैं वर्कनर जितना अच्छा नहीं हूँ, और वहां से जाने लगता है। वहीं हेडमास्टर मन में कहती हैं उसे आजमाओ और सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने होगी, डार्क वाइपर मेज। दूसरी ओर हम विल को कॉलेट के साथ देखते हैं। कॉलेट विल की मदद कर रही थी क्योंकि उसे मैजिक यूज करना नहीं आता। लेकिन तभी कॉलेट को विल के लॉकर में उसकी तलवार दिखती है। तुम बदलोगे नहीं, है ना? वो कहता है मुझे कैंपस में अपनी तलवार ले जाने की इजाजत कभी नहीं मिलने वाली, और अगर मैं अपने डॉम में जाऊंगा तो मेरा रूममेट मुझे वापस आने ही नहीं देगा। कॉलेट कहती है तुम दोनों जरूर से बहुत अच्छे दोस्त होगे। विल कहता है शायद। इसके बाद हम विल और कॉलेट को स्टडी हॉल में देखते हैं, और यहाँ विल अपने नोट्स बना रहा था। सो कॉलेट उससे कहती है तुम तो ये सब पहले ही पढ़ चुके हो, है ना विल? विल कहता है कि वो अपना रिवीजन कर रहा है, और इस वक्त वो ड्रॉप्स के बारे में पढ़ रहा है, उनका इतिहास, उनका वर्तमान, द बैटल ऑफ गार्जा रॉन्जो। ड्वार्फ्स ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिनमें उनका हारना तय था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो लड़ते रहे और आखिर में जीत भी गए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूं तो मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। लेकिन तभी कॉलेट को विल के बालों में एक सफेद बाल दिखाई देता है, और ये बात जानकर विल परेशान हो जाता है। सो कॉलेट कहती है कि चलो मैं इस बाल को निकाल देती हूँ। लेकिन तभी वहाँ एडवर्ड आकर कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? वैसे विल जल्दी से स्पेल हॉल में आओ। अगले सीन में हम विल को प्रोफेसर के साथ स्पेल हॉल में देखते हैं। मैं आज तुम्हें एक्स्ट्रा लेसन देने वाला हूँ। वो कहता है क्या आप मुझे अकेले को एक्स्ट्रा लेसन देंगे? एडवर्ड अपनी वॉन्ड निकालते हुए कहते हैं हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने काबिल हो। तुम्हें मुझ पर एक
हमला करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें 5 स्पेल वर्क क्रेडिट्स दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हें अकेडमी से निकाल दूंगा। जिन लोगों के पास मैजिक नहीं होता उन्हें मैगिया वॉन्डर बनने का ख्वाब तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। और इसके बाद प्रोफेसर विल के नीचे एक स्पेल को कास्ट कर देते हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर वर्कनर हेडमास्टर के बुलाने पर उनके पास आते हैं। आपको मुझसे क्या काम है हेडमास्टर? सो तभी हेडमास्टर अपने मैजिक से अपने पीछे एक ऐसा स्पेल कास्ट करती हैं जिसके जरिए ये विल और एडवर्ड की फाइट देख सकें। ये सब देख वर्कनर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन हेडमास्टर कहती हैं इस वक्त एडवर्ड विल का टेस्ट ले रहा है और तुम उसे नहीं रोकोगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें विल की बहुत फिक्र होती है, लेकिन एडवर्ड की चिंता भी जायज है। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं एडवर्ड को विल का एक टेस्ट लेने दूंगी, जिसके जरिए एडवर्ड को पता चलेगा कि विल मैगिया वंडर बनने के लायक है या नहीं। वर्कनर कहते हैं आखिर आप विल का मुकाबला एडवर्ड से कैसे करा सकती हैं? वो मैगिया वॉन्डर बनने के सबसे ज्यादा करीब है, वो टावर के टॉप पर पहुंच चुका है। वहीं एडवर्ड विल पर लगातार हमले किए जा रहा था, लेकिन ये सारे हमले लो लेवल स्पेल्स के होते हैं। यहाँ विल दौड़ते हुए एडवर्ड के पास जाकर उसे किक करने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड के बैरियर की वजह से उसे कुछ नहीं होता। और इसके बाद एडवर्ड एक बड़े स्पेल से विल को दूर फेंक देता है, जिससे विल का चश्मा भी टूट जाता है। विल और एडवर्ड की ताकत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। विल एडवर्ड को एक खनुज तक नहीं पहुंचा पा रहा। तभी एडवर्ड कहता है मैं इस लड़ाई में सिर्फ 2 स्पेल्स का यूज करूंगा, ब्लैक फ्लेम्स तुम्हें जलाने के लिए और मेरा बैरियर तुम्हारे हमलों से बचने के लिए। लेकिन इसके बाद एडवर्ड अपने डार्क फ्लेम्स के स्पेल को रेप्लिकेट करके कास्ट करता है, जिससे इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। विल यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड के बस कुछ हमलों की वजह से ही वो दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद एडवर्ड के ये डार्क फ्लेम्स लगातार विल को हिट करते रहते हैं, जिस वजह से विल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। विल यहाँ कहता है काश मेरे पास में ही तलवार होती। दूसरी ओर हम कॉलेट को लॉकर रूम में देखते हैं और उसे विल की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं प्रोफेसर एडवर्ड विल को टॉर्चर तो नहीं कर रहे होंगे, और यही सोचकर वो काफी पैनिक होने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजरें किकी पर जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा घायल होती है, और किकी यहाँ आकर विल के लॉकर को खरोंचने लगती है। ये देख कॉलेट समझ जाती है कि विल के साथ कुछ हुआ है, जिसके बाद वो विल के लॉकर को खोल देती है। वहीं दूसरी ओर विल बस एक जगह पर पड़ा हुआ था। प्रोफेसर एडवर्ड उसकी ओर जाते हुए कहते हैं अगर तुम मेरा सामना नहीं कर सकते तो मैगिया वॉन्डर बनने का ख्वाब कैसे देख सकते हो? मैं तुम्हें बैटल ऑफ कारजा रोंसो का उदाहरण देता हूँ। बेवकूफ ड्वार्फ्स ने 1000 ड्वार्फ्स की सेना के साथ इंसानों से लड़ने की कोशिश की। क्या तुम बता सकते हो उनके खिलाफ कितने मेजेस ने लड़ाई की होगी? सिर्फ एक ने, और उस पर्सन ने बस एक ही हमले से 10,000 ड्वार्फ्स की सेना को खत्म कर दिया। एक तलवार कभी भी एक वॉन्ड का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी बिल कहता है चाहे कुछ हो जाए मैं मैगिया वॉन्डर बनकर रहूंगा। प्रोफेसर एडवर्ड पूछते हैं आखिर तुम्हारी इस जिद का कारण क्या है? विल अपने ग्लासेस को पकड़कर कहता है मैं अपने प्यार तक पहुंचना चाहता हूँ। मैंने उससे जो वादा किया था मैं उसे निभाना चाहता हूँ। एडवर्ड कहते हैं बकवास करना बंद करो, सिर्फ प्यार तुम्हें मैजिक से आगे नहीं निकाल सकता। लेकिन विल कहता है भले से ही आपको मेरी ये बातें बकवास लगें, लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके साथ ढलते हुए सूरज को देखूंगा। और तभी वहां कॉलेट आकर विल की ओर उसकी तलवार फेंकती है। विल अपनी तलवार को पकड़ता है और इसके बाद अपने ग्लासेस को पहनकर अपनी तलवार निकालता है और एडवर्ड का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये देख प्रोफेसर विल पर हमला करते हैं, लेकिन अपनी तलवार से विल उस हमले को काट देता है। ये देख प्रोफेसर को गुस्सा आता है और इसके बाद वो पूरे स्पेल हॉल में अपनी ब्लैक फ्लेम्स को फैला देते हैं। और ये देख विल घबराते हुए कहता है इन आग के लपटों में मैं फिर से चलने वाला हूँ। मेरे शरीर का हर एक अंग कांप रहा है। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन यही वो रास्ता है जिसके जरिए मैं अपने सपनों तक पहुँच सकता हूँ। और इसके बाद वो हमला करने के लिए दौड़ता है। तभी प्रोफेसर भी अपने हर एक स्पेल से विल पर शूट करते हैं, लेकिन विल कुछ हमलों से बचता हुआ, कुछ हमलों को काटता हुआ
आगे बढ़ता रहता है और एक आवाज हमें बताती है बैटल ऑफ गार्जारोंसो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक बहादुर ड्वार्फ जनरल जिसका नाम गारेथ था, वो अपने सभी साथियों को खोने के बाद भी लड़ता रहा और उसने अपनी पूरी ताकत से मैगिया वांडर को एक मुक्का मारा। और बस यही देखकर उस मैगिया वांडर की नजरों में ड्वार्फ्स के प्रति इज्जत आ गई। और यहाँ विल एडवर्ड के हमलों से बचता हुआ एडवर्ड की ओर कूदता है और उसके बैरियर को तोड़कर उस पर एक हमला करता है, जिससे प्रोफेसर एडवर्ड को एक खरोंच आ जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर विल को 5 क्रेडिट्स। लेकिन जैसे ही कॉलेंज विल के पास आकर उसे देखती है, विल बेहोश हो चुका था। और अब ये सब देखने के बाद प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं तो आखिरकार वो इस टेस्ट में पास हुआ। हेडमास्टर कहती हैं हाँ, और उसने एक ही हमले से एडवर्ड की शील्ड को तोड़ दिया। उस बच्चे में बहुत हुनर है। वहीं आखिर में हमें विल का रूममेट दिखाया जाता है जो विल के लिए खाना बना रहा था, और देखकर क्यों लगता है कि इसे विल से प्यार है। और इसके बाद ये विल के आने का इंतजार करने लगता है। इसका नाम है नॉर्मन रोस्टी। वैसे ये एपिसोड यहीं एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें जरा पुराने लम्हे दिखाए जाते हैं, जहां वक्त आया था कि एल्फ्रेया विल को अलविदा कहकर टावर के ऊपर जाए मैगिया वांडर बनने के लिए। और अलविदा कहते हुए वो विल को एक तोहफा देती है, ये चश्मे। और फिर वो विल को अलविदा कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी विल कहता है एल्फी, भले से ही मैं मैजिक का यूज न कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं टावर पर आऊंगा। तुमसे जो मैंने वादा किया था मैं उसे निभाऊंगा। हम दोनों एक साथ ढलते हुए सूरज को देखेंगे। उसकी ये बातें सुन एल्फ्रेया वहीं रुक जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और अब वो विल से कहती है मैं चाहे कितनी ही सदियां क्यों ना गुजर जाएं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर एल्फ्रेया वहां से चली जाती है। एल्फ्रेया को खुद से दूर जाता हुआ देख विल रोते हुए कहता है प्रोफेसर वर्कनर, जिस तरह मैं आज रो रहा हूँ, मेरा इस तरह रोना यह आखिरी दफा होगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विल घर घर जाकर न्यूज़पेपर दे रहा था। उसके साथ उसकी फैमिलियर किकी भी होती है। तभी एक बुढ़ा उससे कहता है ओह विल, हमेशा की तरह मेहनत कर रहे हो। इसका नाम डोनन है। उन्हें अलविदा कहकर विल यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका पैर अटक जाने की वजह से वो गिरने लगता है। लेकिन गिरने से पहले ही वो बहुत तेजी से अपने सभी न्यूज़पेपर और केकी को बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी एक न्यूज़पेपर गिर ही जाता है, और जब विल उसे उठाने के लिए जाता है तब वो उसमें एक खबर पढ़ता है कि एल्फेरिया ने एक नया ओरिजिनल मैजिक क्रिएट कर लिया है, और वो इकलौती ऐसी पर्सन है जिसने 12 प्रकार के मैजिक को क्रिएट किया हो। और इसके बाद अपर इंस्टीट्यूट ने पूरी अकेडमी को ये बताया कि उनकी क्लाइंट एल्फेरिया होने वाली है। और ये बात सुन विल हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें रिगार्डेन डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम विल के दोस्त नॉर्मन रोस्टी को देखते हैं। तभी विल वहां आकर उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए एक मैजिक आइटम बना सकते हो? जल्दी एल्फी आने वाली है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। और वहां जाने के लिए फ्रॉस्ट वॉकर आइस कोर्स को कलेक्ट करना होगा, और इनके बदले में स्टूडेंट्स को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ये आइस कोर्स डंजन के 4th फ्लोर में मिलेंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे मैजिक आइटम्स की जरूरत है। रोस्टी विल को इस तरह देख रोस्टी कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। वैसे ये लो तुम्हारे लिए मैजिक आइटम्स। और उन्हें लेकर विल वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी रोस्टी उसे रोककर उसके मुंह में खाना ठूस देता है और कहता है वहां अपना ख्याल रखना। विल कहता है ठीक है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि महान मार्गदर्शकों में से एक मेज क्वीन मर्सिडीज ने एक बार कहा था हर एक चीज डंजन से पैदा होती है, इसीलिए बच्चों अपनी बुद्धि को रोशनी बनाकर डंजन के काले अंधेरों में जिंदगी को ढूंढो। और इसके बाद हमें डंजन के 4th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विल होता है और उसी के साथ वहां पर और भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने मैजिक से वहां पर मौजूद मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हमारा विल कुछ करता, अचानक ही पूरे डंजन में भूकंप सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ सियोन ने इस बर्फीले डंजन में अपने फायर मैजिक का यूज किया था, जिस पर उसके पंटर उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन सियोन के दिमाग में बस चल रहा था कि उसे भी एक पावरफुल मॉन्स्टर को हराना है। और यहाँ सियोन का ऑरा देख विल भी हैरान हो गया था। इसके बाद विल इस फ्लोर के और गहराई में जाने लगता है
क्योंकि यहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है वो देखता है कि कुछ जाइंट मॉन्स्टर्स एक लड़की पर हमला करने ही वाले थे कि तभी विल तेजी से उनकी ओर आकर अपनी तलवार से उन तीनों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जो देख ये लड़की हैरान हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि विल ने तो किसी टाइप के मैजिक का यूज किया ही नहीं, उसने एक तलवार का यूज किया। तभी विल पूछता है तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? वो लड़की कहती है कि मैं ठीक हूँ और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, वैसे मेरा नाम आइरिस है। विल भी उसे अपना नाम बताता है। अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर वर्कनर बच्चों को बता रहे थे कि अगर कोई स्टूडेंट किसी नए टाइप के मैजिक को क्रिएट कर लेता है तब वो आसानी से अपर इंस्टीट्यूट में जा सकता है और नए मैजिक का नाम अफसर उन्हें बनाने वाले या उसके टाइप के हिसाब से रखा जाता है। जैसे डार्क मैजिक स्पेल को डेव्स डायबिकेंस कहा जाता है और इसका नाम इसको क्रिएट करने वाले एंशियंट टाइम के एक मैजिशियन फायर वॉचमैन डायबिकेंस के नाम पर रखा गया है। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि अगर तुम में से कोई किसी नए मैजिक को क्रिएट कर लेता है तब उसका नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन तभी एक लड़की पूछती है प्रोफेसर नए मैजिक को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो क्या करंट की मैजिया वांडर एल्फेरिया इतनी ज्यादा बेहतर हैं? प्रोफेसर बताते हैं कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। आज तक के इतिहास में किसी भी एक पर्सन में 12 नए मैजिक स्पेल्स को क्रिएट नहीं किया है। इसी वजह से उसे इस दुनिया में पैदा हुए महान मैजिशियंस में से एक माना जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि आइस मैजिक सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तभी यहाँ कॉलेट कहती है विल की वो बचपन की दोस्त कितनी ज्यादा टैलेंटेड है और विल हमेशा उस तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है। सो तभी उसकी दोस्त कहती है कहीं तुम्हें लेडी एल्फेरिया से जलन तो नहीं हो रही, क्योंकि विल हमेशा उसके बारे में सोचता है। सो कॉलेट चिल्लाकर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से प्रोफेसर उसे डांट लगाते हैं। लेकिन इसके बाद कॉलेट कहती है विल डंजन में फिर से इसी की वजह से गया है। दूसरी ओर हम विल और आइरिस को एक साथ देखते हैं। आइरिस ने विल के बारे में बहुत कुछ सुना होता है, जैसे वो एक किताबी कीड़ा है और उसे मैजिक का यूज करना नहीं आता। और आइरिस विल की जूनियर है क्योंकि वो 4th ईयर में पढ़ती है और विल 6th ईयर में। लेकिन तभी विल कहता है तुम ये बात जानती हो कि मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता, तब भी तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? वो लड़की कहती है क्या हुआ जो तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते? हर किसी में उनकी अलग अलग काबिलियत होती है और इन सब के अलावा तुमने मेरी जान बचाई है। और दोस्तों यहाँ आइरिस भी उसी जॉब को पूरा करने आई है जो मैगिया वांडर एल्फेरिया ने सभी स्टूडेंट्स को दी है और उसका सपना भी आसमान तक पहुंचने का है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि आज तक इस दुनिया में शायद ही किसी ने असली आसमान को देखा होगा और ये जो आसमान है वो मैजिया वांडर की मैजिकल एनर्जी की वजह से बना हुआ है। लेकिन यह आसमान नकली है जिसे द ग्रेट बैरियर कहा जाता है। कुछ कहानियों में कहा गया है कि जब ये बैरियर टूटेगा तब इस दुनिया में फिर से चारों ओर अंधेरा छा जाएगा और फिर से इस दुनिया में कयामत आएगी। लेकिन उसी कयामत को रोकने के लिए हर एक स्टूडेंट खुद को ताकतवर बनाना चाहता है। लेकिन तभी आइरिस विल को बताती है कि वो पहले ही एल्फेरिया से मिल चुकी है। एक बार वो गलती से डंजन की बहुत गहराई में गिर गई थी, उस अंधेरी जगह पर जहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स भरे हुए थे। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगले ही पल में वो सारे मॉन्स्टर्स बर्फ में जम गए क्योंकि वहाँ साक्षात द मैगिया वांडर एल्फेरिया आ गई थी। और वो आइरिस को उठाकर उससे कहती है अगली बार अपना अच्छे से ख्याल रखना। और उसी लम्हे को याद करते हुए आइरिस काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है और वो एल्फेरिया के लिए ही इस जॉब को पूरा करना चाहती है। लेकिन तभी विल नोटिस करता है कि किकी एक दूसरी ओर जा रही है और इसके बाद किकी विल को इशारा करके कुछ बताती है। तभी आइरिस विल के पास आकर पूछती है आप क्या कर रहे हो सेनपाई? वो बताता है जब फ्रॉस्ट वॉकर चलते हैं तब वो अपने पीछे बर्फ के टुकड़े छोड़ते जाते हैं। और यहाँ विल को ये बात पता चल जाती है कि इनके सामने एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर है और वो यहाँ पर इसी वजह से छुपा हुआ है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। आइरिस पूछती है आप तो मैजिक का यूज कर ही नहीं सकते, फिर आपको ये सब कैसे पता चला? वो कहता है मैजिक बहुत जरूरी होता है लेकिन डंजन के अंदर नहीं, और इसके अलावा मेरे पास थोड़ी नॉलेज भी है और सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो होता है अनुभव। और अगले ही पल में इनके ऊपर एक हमला होता है, एक बहुत बड़े जाइंट मॉन्स्टर का।
लेकिन विल खुद को और आइरिस को उस हमले से बचा लेता है। और यहाँ उस जाइंट मॉन्स्टर को देख आइरिस के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ विल कहता है, जैसा मैंने सोचा था, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एक फ्रॉस्ट रेस्क है, फ्रॉस्ट वॉकर का सबसे हाईएस्ट फॉर्म। और इसको हराने का मतलब है 6 क्रेडिट्स को अर्न करना। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है। और दोस्तों इसका ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन विल आसानी से उसके हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ आइरिस विल को उससे लड़ने से रोकती है, क्योंकि इस मॉन्स्टर पर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता। इसको छूने वाली हर एक चीज जम जाती है और इसे सिर्फ लॉन्ग रेंज मैजिक अटैक से ही हराया जा सकता है। लेकिन विल उस मॉन्स्टर का सामना करने का मन बना चुका था। यहाँ वो रोस्टी के मैजिक आइटम का यूज करता है। और इसके बाद जब वो मॉन्स्टर विल पर हमला करता है, तब विल उसके हमले से बचता हुआ बहुत ही स्टाइल में उस मॉन्स्टर के नीचे से जाता हुआ ना जाने क्या कर रहा था। लेकिन इस वजह से उस मॉन्स्टर को गुस्सा आने लगता है और वो चारों ओर हमले करने लगता है, जिस वजह से आइरिस एक जगह आकर छुप जाती है। दूसरी ओर विल तेजी से दौड़ता हुआ उस मॉन्स्टर के ऊपर रोस्टी का मैजिक आइटम फेंकता है और वो आइटम किसी हुक की तरह उस मॉन्स्टर के एक बॉडी पार्ट से जाकर अटक जाता है। और इसके बाद विल उस मॉन्स्टर के नीचे से होता हुआ उसके ऊपर जाकर उसे इसी तरह से बार बार बांधने लगता है। विल उस मैजिक आइटम से उस मॉन्स्टर को अच्छे से जकड़ लेता है और इसके बाद एक जगह रुककर कहता है, फ्रॉस्ट रेस्क आग के खिलाफ बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से जकड़ा होने के बाद भी अपना सबसे ज्यादा पावरफुल हमला करता है, जिससे विल की बॉडी जमने लगती है। लेकिन विल उस मैजिक आइटम से ना जाने क्या करता है, जिससे उस मैजिक आइटम की रस्सी में आग लगने लगती है। और इसी तरह वो आग उस रस्सी के साथ साथ उस मॉन्स्टर में भी लगने लगती है। और जैसे ही वो आग उस हुक तक पहुंचती है, वहां एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और एक ही बार में वो मॉन्स्टर मारा जाता है, जिससे बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन धमाके का धुआं हटने के बाद उस मॉन्स्टर के टुकड़ों के सामने सिर्फ विल होता है, जो रोस्टी के मैजिक आइटम को देखकर कहता है, सच में ये हर बार मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन विल की काबिलियत देखने के बाद आइरिस मन में कहती है, तो ये है वो मैजिक ना यूज करने वाला लड़का। लेकिन इसके बारे में जैसी मैंने अफवाहें सुनी थी, ये उनसे बिल्कुल अलग है। आखिर मैं इसके बारे में रिपोर्ट कैसे दूंगी? लेकिन तभी विल उस मॉन्स्टर के मैजिक कोड को लेकर कहता है, आइरिस अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और आइरिस भी कहती है, ठीक है। वैसे इसके बाद हमें द विजार्ड टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आइरिस आ रही थी। जैसा मैंने सोचा था, वो लड़का जरा भी पैसा नहीं था। वो अपने अनुभव से युद्ध के तख्ते को पलट कर रख सकता है, और भले से ही वो कोई मेज ना हो, लेकिन वो एक माहिर योद्धा है। और इसके बाद आइरिस एक बड़े से दरवाजे को खोलती है और दरवाजे के उस पार कुछ बड़ी सी राजगद्दियों पर कुछ शख्स बैठे हुए थे और आइरिस उनके सामने झुकी हुई थी। और ये सभी हैं द मैगिया वंडर्स। आइरिस कहती है, कहीं मेरे आने से आपको परेशानी तो नहीं हुई? कैरियट इन सिंडिया वाइसमैन कहता है, हम बस एक मीटिंग कर रहे थे कि अगर बैरियर टूट गया तो इस दुनिया पर किस तरह कयामत आएगी। दूसरा बंदा कहता है, आसमान के दूसरी ओर से द सेलेसियल होड्स हम पर हमेशा अपनी नजरें लगाए हुए हैं। ये लड़की कहती है, हमें उस दिन के लिए काबिल लोगों की जरूरत है। तो वॉचर, क्या तुम्हें कोई काबिल शख्स मिला? आइरिस कहती है, अकेडमी में अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान मुझे एक काबिल शख्स मिला जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, विल सेरफोर्ड, जिसके लिए ये तीनों मैगिया वॉन्डर मना कर देते हैं। एलेनोर एल्जॉस एल्फ कहती है, मैं अपने आसपास और वाहियात लोगों को नहीं चाहती। जियो थॉर्जियस रेनबोल्ट कहता है, तुम बहुत नासमझ हो। अगर कोई काबिल है तो हमें उसे लेना चाहिए। जिस पर वो लड़की कहती है, आखिर तुम जैसा एक आदमी यहाँ कर भी क्या रहा है? लेकिन तभी कैरियट इन इंडिया वाइसमैन उन दोनों को शांत कर देता है। हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल आने वाला है और उस फेस्टिवल के रिजल्ट्स पर हम अपना डिसीजन लेंगे। और इस बात से सभी एग्री करते हैं। लेकिन रेनबोल्ट कहता है कि अगर सब कुछ उन टॉप रिजल्ट्स पर मायने रखता तो आखिर हमने ये मीटिंग ही क्यों की? जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है और फिर ये लड़की भी चली जाती है और उसके बाद वाइसमैन भी। और उनके जाने के बाद आइरिस कहती है, जिस लड़के के बारे में आपने मुझे बताया था वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेडी एल्फेरिया।
सो तभी एल्फाइया फ्रॉस्ट रैक्स के मैजिक कोर को सम्मन करते हुए कहती है, विल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रिगार्डन एकेडमी सभी बच्चों को टोटल 12,000 क्रेडिट्स देती है और एक स्टूडेंट को अपर इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए 7,000 क्रेडिट्स की जरूरत होती है और यही मैगिया वांडर बनने की एब्सोल्यूट कंडीशन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों का एक टेस्ट हो रहा है। इस टेस्ट में शियोन सबसे पहले अपने फायर मैजिक से एक गोलेम को खत्म कर देता है और इसके बाद कोलैट भी अपने अर्थ मैजिक से एक गोलेम को मार देती है। इसी वजह से ये दोनों इस टेस्ट में पास हो जाते हैं और इसके बाद हमें पता चलता है कि सियोन के पास 9,889 क्रेडिट्स हैं और वहीं कोलैट के पास 7,340 क्रेडिट्स। यहाँ विल भी एक गोलेम का सामना कर रहा था और वो उसे मुक्का मारकर हराने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर दूसरे बच्चे कहते हैं, हे, एक मैजिकल एकेडमी में तुम फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हो। लेकिन उनकी बातों से विल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी वो गोलेम उसमें मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है, जो देख दूसरे बच्चे बिल का बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इसके बाद एक लड़की अपने लाइटनिंग मैजिक से कुछ एरोज बनाकर उससे एक गोलेम पर हमला करती है। दूसरी ओर एक लड़का अपने विंड मैजिक से एक गोलेम को एक टोर्नेडो में फंसा देता है और इसके बाद ये लड़की गोलेम पर अपनी लाइटनिंग से हमला करके उसे खत्म कर देती है और उस लड़के के टोर्नेडो में फंसकर वो गोलेम वहीं फट जाता है। इस लड़की का नाम है लिहाना और इसके पास 10,100 क्रेडिट्स हैं और इस लड़की का नाम विग्नॉल है और इसके पास 10,075 क्रेडिट्स हैं। और इसके बाद आता है एक और लड़का जो अपने आइस मैजिक का यूज करके वहां पर मौजूद सारे गोलेम्स को एक ही बार में बर्फ में जमा देता है और इस लड़के का नाम जूलियस रेनबर्ग है और इसके पास 10,048 क्रेडिट्स हैं। और इसके बाद ये तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये तीनों क्लास के टॉपर्स हैं। और यहाँ आते ही जूलियस लिहाना और विग्नॉल से कहता है, मैं तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ कि इस बार मैं अपने सीक्रेट मेथड से तुम दोनों को हरा दूंगा। क्या तुम दोनों इस बर्फ के गुलाब के साथ मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? लेकिन तभी विग्नॉल और लिहाना अपने विंड और लाइट से उसके गुलाब को चकनाचूर कर देते हैं और वहां से ये कहकर चले जाते हैं कि हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। और वैसे दोस्तों, इन तीनों का अपर इंस्टीट्यूट में जाना तो पक्का है और वैसे एक स्टूडेंट के पास कितने क्रेडिट्स हैं यही देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा लगाया जाता है। और बेचारे बिल के पास तो ग्रेजुएट होने जितने ही क्रेडिट्स नहीं हैं और ये बिल का आखिरी साल है, जिस वजह से वो दुखी होता है। लेकिन तभी उसके पास जूलियस आकर कहता है, मेरे सामने से हटो कीड़े। इसके बाद जूलियस के पंटर उसकी तारीफ करने लगते हैं, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने एक ही बार में वहां पर मौजूद सारे गोलेम्स को खत्म कर दिया और अब जल्दी द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल आने वाला है। इसके बाद खाना खाते वक्त कोलेट विल से कहती है, तुम्हें भी ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि अपर इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए तुम्हें 7200 क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी। विल कहता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला होता है। द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल रिगार्डन एकेडमी में होने वाला एक ऐसा इवेंट जो हर 2 साल में होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ दूसरे टावर फैक्शंस के स्टूडेंट्स के साथ भी इनका मुकाबला होगा। पहला फैक्शन द लाइटनिंग लॉर्ड्स वांड थॉर्जियस वेस्के, दूसरा द फ्लेम एम्परर्स वांड इंसिंडिया वारहम, द सेक्रेड एल्फ वांड इलीव कानम और द आइस मेडन्स वांड एल्विस वीना, और आखिर में आता है द लाइट सोवरेंस वांड मास्टेरियस नोआहा, वो मैजिया वांडर जो इन चारों फैक्शंस को लीड करता है। और अगर उन चारों फैक्शंस में से कोई एक तुम्हें चुन लेता है तब तुम एक टावर मेंबर बन जाओगे और इसी के साथ द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में वॉचर्स भी होंगे जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। विल कहता है, वॉचर्स, ये तो एकेडमी के 7 किस्सों में से एक है और इसके अलावा मैं तो बस ऑपरेशंस में सपोर्ट करूंगा। और इसके अलावा अगर मैंने उस इवेंट में हिस्सा लिया तो वो किसी स्पोर्ट्स इवेंट की तरह लगेगा और अपने सेकंड ईयर के दौरान मैं उस फेस्टिवल में बहुत कुछ देख चुका हूँ। उस साल लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी क्योंकि उनके मुताबिक मैंने रूल्स को तोड़ा था। इसके बाद हम बाकी के बच्चों को देखते हैं जो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और यही सब देखते हुए कोलेट विल से कहती है, रिगार्डन के अलावा भी दूसरे कैपिटल से काफी सारे स्काउट्स आएंगे, तो भले से ही अगर हम टावर में ना जा सकें
लेकिन हम अपने भविष्य के लिए कोई दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। विल कहता है इस फेस्टिवल में आपके पास एक बढ़िया मौका होता है कि आप दूसरों को अपनी काबिलियत दिखा सको। और अब कॉलेट फिर से कहती है विल, तुम्हें भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहिए। विल कहता है अरे मैंने कहा ना, मैं तो मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन तभी कॉलेट को कुछ महसूस होता है। वो विल को बताती है कि यहाँ पर एक बैरियर को कास्ट किया गया था, शायद से मैं इस बैरियर को अपने मैजिक से तोड़ सकूं। लेकिन यहाँ कॉलेट इस बैरियर को कीकी की मदद से बहुत ही आसानी से तोड़ देती है। और इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये एक खुफिया रास्ता होता है और अंदर से इन्हें कुछ आवाजें आ रही थी। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ नीचे बच्चों के बीच जुएबाजी हो रही है। दाव लगाए जा रहे हैं कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में कौन जीतेगा। विल और कॉलेट यहाँ आकर ये सब देखने लगते हैं। और दोस्तों इस गैम्बलिंग के बारे में प्रोफेसर को कुछ नहीं पता। और यहाँ पर सियोन भी होता है अपने पंटरों के साथ। वो विल को देख कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी कॉलेट कहती है चिल्लाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी विल पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो सियोन। विल के पंटर कहते हैं तुम आखिर ये क्यों जानना चाहते हो कि सियोन यहाँ पर ये जानने के लिए आया था कि किस पर कितना दाव लगाया जा रहा है। और वैसे सियोन के दिमाग में ना ये ख्याल कभी नहीं आता कि क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स आखिर उससे भाव क्यों नहीं देते। इनकी बातें सुनकर सियोन ही इन्हें चुप करा देता है। लेकिन तभी कॉलेट कहती है वाह, मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब सोचते हो। वो कहता है मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन तीनों में से अभी तक किसी से हारा नहीं और मेरे क्रेडिट्स उनसे बस इसीलिए कम हैं क्योंकि राइटिंग एग्जाम में मेरे नंबर्स थोड़े कट हो गए थे। लेकिन मैजिक के मामले में मैं लियाना और विग्नॉल जितना ही टैलेंटेड हूँ। वैसे मैं ये सब तुम दोनों से क्यों कह रहा हूँ। और बस इसके बाद सियोन वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर कहते हैं अगली बार हम सभी मैजिक पोशंस बनाना सीखेंगे। क्लास खत्म होने के बाद विल यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कॉलेट उसे रोककर कहती है विल, क्या अब तुम डंजन में जाने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। विल कहता है माफ करना, लेकिन आज रात मैं मिस गीना के बार में काम करने वाला हूँ। और ये बात सुन बेचारी कॉलेट उदास हो जाती है। और इसके बाद हमें शहर की गलियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बार में काफी सारे ड्वार्फ्स शराब का मजा ले रहे थे। और ये रही मिस गीना, इस बार की मालकिन। और यहाँ पर हमारा प्यारा विल आज रात पार्ट टाइम काम कर रहा है और यहाँ वो दोनन के लिए कुछ शराब और खाना लेकर जाता है। दोनन कहता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो। सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी, उसके बाद अपने स्टडी लेसन्स और इसके बाद रात में इस बार में काम करना। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि बेचारे विल को स्कॉलरशिप नहीं मिली और बस अपने स्कूल की फीस भरने के लिए उसे ये सब काम करना पड़ रहा है। लेकिन तभी डोनन कहता है वैसे अगर तुम उस क्या कहते हैं ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हिस्सा लोगे तो शायद से तुम्हारी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन तभी मिस गीना कहती हैं बातें बंद और काम चालू विल, तुमसे ज्यादा काम तो तुम्हारा दोस्त रोस्ती कर रहा है। दोस्तों यहाँ विल ने अपनी मदद के लिए रोस्ती को बुलाया होता है, इसीलिए वो कहता है मेरी वजह से तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दो। जिस पर रोस्ती कहता है हे तुम मेरे रूममेट हो और वैसे मैजिक के बिना ये काम करने में मुझे भी काफी मजा आ रहा है। लेकिन मिस कीना कहती हैं अगर हो सके तो एक और पार्ट टाइमर लेकर आना यहाँ। ऐसे यहाँ के जो ड्वार्फ होते हैं वो बिल को काफी पसंद करते हैं, लेकिन वो उसका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं, बेचारा बिल। लेकिन इसके अगले सीन में रोस्टी विल से पूछता है तुम जो काम करते हो उससे तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर तुम प्रोफेसर वर्कनर से मदद मांगोगे तब वो तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब दिला सकते हैं। विल कहता है मुझे यहाँ काम करना काफी पसंद है। यहाँ पर जो ड्वार्फ आते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं और भले से ही वो मेरा कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाए, वो मेरी काफी फिक्र भी करते हैं और इसीलिए मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगले ही पल में उस बार में आता है टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक जूलियस रेनबर्ग। हे आखिर तुम मुझे ये कैसे टुच्चे से बार में लेकर आए हो। उसका पंटर कहता है माफ करना, लेकिन कोई दूसरा बार इस वक्त खुला नहीं था। और तभी जूलियस विल को देखकर कहता है अरे ये तो वही कीड़ा है ना। मैं आखिर इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद रख सकता हूँ, तुम जैसा एक टैलेंटलेस कीड़ा आखिर और क्या ही काम कर पाएगा। लेकिन उसकी इन बातों से डोनन को गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये देख जूलियस कहता है क्या वे डॉर्फ तुम मुझे घूर रहा है, अगर दूसरे इंसान तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत ना देते तो तुम्हारी नस्ल कब की खत्म हो चुकी होती, इसीलिए हमेशा हमारे सामने झुक कर रहा करो। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि काफी वक्त पहले सेलेशियल होस्ट के द्वारा जब डॉर्फ की नस्ल बिल्कुल खत्म होने वाली थी तब
वो हमारी दुनिया में आवे। और तभी जूलियस कहता है, जल्दी से मुझे शराब और खाना लेकर आओ। आखिर ये एक बार है ना? और दोस्तों, जहाँ लोग दूसरी दुनिया से आए एल्व्स की इज्जत करते हैं, वहीं डॉर्फ्स को हमेशा बेइज्जत किया जाता है, क्योंकि डॉर्फ्स में मैजिक पावर नहीं होती और इस दुनिया में सिर्फ मैजिक पावर मायने रखती है। इसके बाद रोस्टी जूलियस के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन ये खाना देख उसके पंटर कहते हैं, क्या ये खाना जानवरों के लिए है? कुछ ऐसा लेकर आओ जिसे इंसान खा सकें। तभी जूलियस कहता है, सच में इन कीड़े मकोड़ों से बेहतर तो मॉन्स्टर्स लगते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनकर विल उनकी ओर जाने लगता है। यहाँ ये तीनों बहुत हंस रहे थे और विल को वहां पर देख ये पंटर कहते हैं कि अरे टैलेंटलेस, क्या तू हमारी यहाँ सेवा करने के लिए आया है? लेकिन विल कहता है, तुमने यहाँ के लोगों की जितनी बेइज्जती की है उतनी अब माफी मांगो। ये खाना जिसे तुमने वाहियात कहा, यहाँ के लोग इसी को खाकर अपना पेट पालते हैं और इसी खाने के लिए वो दिन और रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं। आखिर तुम उनके खून पसीने का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? जूलियस कहता है, तुझे उनसे काफी ज्यादा हमदर्दी हो रही है, क्योंकि तू भी उनकी तरह मैजिक यूज नहीं कर सकता है ना? और इसके बाद वो लात मारकर उस खाने की प्लेट को फेंक देता है और वो खाने की प्लेट विल पर गिरती है। और इसके अगले ही पल में विल जूलियस के पंटरों को पकड़कर उन्हें जमीन में दे मारता है, जिससे वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। और अब विल कहता है, यहाँ पर मौजूद ये खाना और डॉर्फ्स वाहियात नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच वाहियात है। लेकिन अब जूलियस कहता है, हाँ, काफी वक्त से मेरी इस तरह किसी ने बेइज्जती नहीं की। और इसके अगले ही पल में वहां पर मौजूद हर एक चीज जमने लगती है। और अब जूलियस अपनी वांड निकालता है और विल पर एक हमला करता है। विल उसके हमले से बच जाता है, लेकिन जैसे ही विल जमीन पर अपने पैर रखता है, जूलियस की बर्फ उसकी आंखों में घुसने ही वाली थी। वो उससे जैसे तैसे बच पाता है, लेकिन उसका चश्मा उड़ जाता है। और इसके बाद जूलियस की बर्फ विल को दूर ढकेलते हुए उसके हाथों को जकड़ लेती है। और इसके बाद जूलियस विल के करीब आता है, जो देख तुरंत कहता है, हे, उसके साथ कुछ भी मत करना। और यहाँ रोस्टी भी अपनी वांड से हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी जूलियस देखता है कि विल की आंखों में कोई खौफ नहीं है। अब मैंने अपना मन बदल लिया है, तुम्हें यहाँ हराकर मुझे अब कोई सुकून नहीं मिलेगा। हे तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हिस्सा लो। वहां मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूंगा और तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। तभी विल जूलियस की बर्फ को तोड़कर कहता है, ठीक है, मैं उसमें हिस्सा लूंगा। और यहाँ विल बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। जूलियस कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अकेडमी छोड़कर जाना होगा। विल कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तब तुम्हें मिस्टर टूनन और बाकी सबसे माफी मांगनी होगी। और बस इसी चैलेंज के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विल को देखते हैं, जो तैयार हो रहा था द ग्रेट मैजिक फेस्टिवल के लिए। दूसरी ओर हेडमास्टर बच्चों को एक इशारा करती हैं और इसके बाद जादुई धमाकों के साथ ये फेस्टिवल शुरू होता है, द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल। और इसी के साथ हमें एक रेस भी दिखाई जाती है, जो कुछ स्टूडेंट्स के बीच हो रही थी। और इस रेस को स्टेडियम में मौजूद सभी लोग एक मैजिकल क्रिस्टल बॉल के जरिए देख पा रहे थे। और तभी स्टेडियम में आ जाती है इस मैच को जीतने वाली लिहाना ओवेंजॉस, जो देख कुछ बच्चे बात करने लगते हैं। जैसा कि हमने सोचा था, इस स्काई रेस को लिहाना ने ही जीता। और यहाँ पर हर किसी की नजर काबिल स्टूडेंट्स पर थी, जिनको दूसरी टीम्स अपने ग्रुप में शामिल कर सकें। और दोस्तों, इस फेस्टिवल में बाहर से भी कई मैजिशियंस आते हैं और इसी बारे में आइरिस हेडमास्टर से बात कर रही थी। वैसे इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि मिस परफेक्ट लिहाना इस रेस को जीत चुकी है। वहीं दूसरी ओर आइरिस यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो विल को चीयर करने वाली है। दूसरी ओर सियोन के दोस्त उससे कह रहे थे, भले से ही हम इस फेस्टिवल में हिस्सा ना ले पाए हों, लेकिन हम तुम्हें चीयर करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हमें पता चलता है कि कॉलेट ने सियोन से मदद मांगी है कि वो उसकी टीम को ज्वाइन कर ले। और सियोन इसी बारे में सोच रहा है। अब आखिरकार कॉलेट को ये बात समझ आ ही गई कि उसे मुझ जैसे किसी जिम्मेदार इंसान की जरूरत है। आफ्टर ऑल, मैं उस विल से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर आता है, वो कॉलेट के साथ विल को देखता है। और दोस्तों, विल यहाँ इसी वजह से है क्योंकि इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आपकी टीम के पास कुल मिलाकर 21,000 क्रेडिट्स होने चाहिए। और सियोन को कॉलेट ने इनकी टीम में इसीलिए इनवाइट किया है ताकि विल इस फेस्टिवल में हिस्सा ले सके। सो सियोन पूछता है, आखिर तुम इस फेस्टिवल में हिस्सा क्यों ले रहे हो? लेकिन तभी अचानक सियोन के पीछे जूलियस आ जाता है
और यहाँ सियोन देखता है कि जूलियस विल को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए जा रहा है। और अब कॉलैट सियोन को बताती है कि विल और जूलियस के बीच कुछ हुआ है, इसीलिए विल इस बार इस फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन यहाँ सियोन को विल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हर बार उसे विल की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम एक बंदे को देखते हैं जो इस फेस्टिवल में कमेंट्री देने वाला है, माइक माउस। और उसका साथ देंगे अकेडमी के नंबर 1 प्रोफेसर जिनसे हर कोई नफरत करता है, प्रोफेसर एडवर्ड। और इसी वजह से बेचारा माइक डरा हुआ है क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड से निकलने वाला ऑरा उसे डरा रहा है। लेकिन इसी घबराहट के साथ वो कमेंट्री करना शुरू करता है। और इसके बाद हम कुछ एल्फ लड़कियों को देखते हैं जो एक साथ मिलकर एक काफी बड़े मैजिक स्पेल को क्रिएट करती हैं। और ये बड़ा स्पेल 5 स्पेल से मिलकर बना है, जिसके बाद ये स्पेल पूरे स्टेडियम को चारों ओर से घेर लेता है। और इसके बाद ये लड़कियां इस स्पेल को एक्टिवेट करती हैं, मैग्ना टूरस रिंग हुल। और इन स्पेल्स के एक्टिवेट होते ही हमें बताया जाता है द वॉल्केनो जोन, द बैडलैंड जोन, द मार्शलैंड जोन, द ग्रासलैंड जोन एंड द वुडलैंड जोन। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें आप तभी हिस्सा ले सकते हैं जब आपकी टीम में 3 लोग हों और सभी टीम एक दूसरे का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगी। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस स्टेडियम के बीच में एक ताज है और जो टीम इसे पहले हासिल करेगी वही जीतेगी। लेकिन इसे पाने के रास्ते में हर एक टीम को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होगा। हर एक तरह की फील्ड से गुजरते हुए, वहां पर बिछे जालों से बचते हुए, वहां के मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए इन्हें स्टेडियम तक पहुंचना होगा। और यहाँ पर आप दूसरी टीम्स को मुसीबतों में उलझाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में होने वाले सभी इवेंट्स में से ये इवेंट सबसे ज्यादा मशहूर है। आगे प्रोफेसर एडवर्ड बताते हैं इस इवेंट को डंजन में आने वाली दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस इवेंट में जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो काफी अव्वल दर्जे के होंगे। और वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन विग्नोल लिंडोर और जूलियस रेनबर्ग की टीम पर जुएबाजी में सबसे ज्यादा दाव लगाया गया है। साथ ही मैंने भी अपने सारे पैसे विग्नोल की टीम पर लगाए हैं। और इस इवेंट की सबसे अनपॉपुलर टीम, टीम नंबर 6। और बस विल का चेहरा देखते ही हर कोई उस पर हंसना शुरू कर देता है। आखिर ये इस इवेंट में हिस्सा क्यों ले रहा है? इसे तो कोई जादू भी नहीं आता। और जैसे ही प्रोफेसर वर्कनर सभी टीम्स में विल की टीम को देखते हैं, वो कहते हैं, विल, क्या तुम इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हो? मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया है ना? लेकिन यहाँ विल कहता है, माफ करना प्रोफेसर, लेकिन मैं इस इवेंट को जीतना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद विल यहाँ से जाने लगता है। और आप सभी का इंतजार खत्म होता है। द मोस्ट पॉपुलर इवेंट, द क्राउन अटैक, अब शुरू होने वाला है। अब जैसे ही इवेंट शुरू होता है, हम देखते हैं कि काफी सारे बड़े बड़े बॉक्सेस अचानक ही अपना रूप बदलकर बड़े बड़े गोलेम्स में तब्दील हो जाते हैं। और इन गोलेम्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। दूसरी ओर विल को देखकर बस हर कोई उसका मजाक ही उड़ा रहा था। लेकिन तभी कॉलैट अपना एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है, जिस वजह से विल का एक हाथ किसी पत्थर के जैसा हो जाता है। और इसके बाद विल एक पंच मारता है, जिस वजह से एक गोलम काफी सारे गोलम से टकराता हुआ उस ब्रोन के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे स्टेडियम में सब कुछ दिखाई दे रहा था। और धमाका होते ही उसकी गूंज स्टेडियम में भी जाती है। और जो लोग विल का मजाक उड़ा रहे थे वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और अचानक ही उस स्टेडियम में से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर विल अपनी बॉडी पर मैजिक की लेयर्स बनाकर फाइट कर रहा है, जिस वजह से इस इवेंट के रूल्स का भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर विल गोलेम्स की पूरी सेना को साफ कर चुका है। और इसी तरह विल आगे बढ़ना जारी रखता है। लेकिन विल ने अब तक जो जो किया है वो सब याद करते हुए सियोन खुद से कहता है, उसने मेरी जान बचाई थी, उसके द्वारा बचाए जाने से अच्छा होता कि मैं मर जाता। मैं ये शर्मिंदगी नहीं सह सकता। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने खुद को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है। वैसे पहली रुकावट का सामना करते हुए अब विल की टीम बैडलैंड जोन पर आ जाती है। और उनके वहां आते ही वहां पर मौजूद गोलम बॉक्सेस एक्टिवेट होकर उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से हमला करने लगते हैं। सो तभी विल जमीन में एक मुक्का मारकर एक पत्थर की दीवार बना लेता है उन गोलेम्स के हमलों से बचने के लिए। इसके बाद कॉलैट अपने दूसरे मैजिक स्पेल का यूज करते हुए काफी सारी स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर देती है, जिन्हें उठाकर विल उन गोलेम्स की ओर फेंकने लगता है। और इस वजह से वो गोलेम तबाह होने लगते हैं। और देखते ही देखते इनके सामने मौजूद सारे गोलेम्स
तबाह हो जाते हैं। लेकिन एक गोलेम अभी भी बच जाता है, लेकिन इसे विल एक तलवार उठाकर काट देता है। और तुम लोग देखो क्या ही सीन है ये, जहाँ विल इस स्टाइल में खड़ा है और यहाँ विल की टीम ने इस दूसरी रुकावट का सामना भी कर लिया है और विल की टीम काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है, जो देख सभी हैरान होते हैं। और तभी प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये सारा कमाल उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस का है जो उसने अब तक गेन किया है। और यहाँ पर आइरिस चिल्लाते हुए कहती है, विल सेनपाई डू योर बेस्ट। दोस्तों, इस वक्त विल की टीम सबसे ज्यादा आगे होती है। तभी एक दूसरी टीम का बंदा कहता है, हम उस टैलेंटलेस लड़के से हार नहीं सकते। लेकिन तभी अचानक इसकी टीम का एक लड़का वहीं गिर जाता है और अगले ही पल में इनके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये कुछ प्लांट मॉन्स्टर्स होते हैं जो इन तीनों को अपने टेंटिकल में फंसाकर इन्हें खा जाते हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि हर एक जोन में काफी सारे ट्रैप्स हैं, लेकिन फिर भी इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विल की टीम सबसे ज्यादा आगे होती है। और बस यही सब सुनकर जूलियस का दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन दोस्तों, जूलियस भी एक ही बार में उसके सामने मौजूद सारे गोलेम्स को जमा चुका था। लेकिन तभी उसके टीम के साथ ही कहते हैं, जूलियस अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस कीड़े की टीम जीत जाएगी। लेकिन तभी जूलियस मुस्कुरा कर कहता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विल की टीम फाइनल एरिया द एन्चेंटेड वुड्स तक पहुंच जाती है। लेकिन उनके यहाँ पहुंचते ही काफी सारे स्पेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक टाइप का चेन मैजिक होता है और यहाँ पर विल इन सभी सर्कल्स को काटने लगता है, यानी कि अपनी तलवार से कैंसिल करने लगता है, जिस वजह से वो सारे मैजिक स्पेल्स वहीं फटकर मिटने लगते हैं। और हम विल को फिर से मस्त स्टाइल में देखते हैं। दूसरी ओर माइक प्रोफेसर एडवर्ड से कहता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये डार्क मैजिक के ट्रैप्स आपने ही लगाए थे। लेकिन प्रोफेसर एडवर्ड कुछ नहीं कहते। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे विल की टीम इस स्टेडियम के नजदीक पहुंचेगी, उनका सामना दूसरी टीम से होगा और आखिर में विल का मुकाबला जूलियस से होगा और विल उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे ही वो जरा आगे बढ़ता है, अचानक ही उसमें एक बर्फ का स्टोन आकर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। लेकिन वो बाल बाल बच जाता है, उसे कोई चोट नहीं लगती। वैसे ये हमला किया होता है जूलियस ने और यहाँ विल को समझ नहीं आता कि आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ पहुंच कैसे गया और इसके बाकी के टीममेट्स कहाँ हैं। लेकिन तभी जूलियस फिर से काफी सारे बर्फ के नुकीले पत्थर बनाकर उनसे विल की टीम पर हमला कर देता है और जहाँ पर भी वो हमले हिट हो रहे थे वहाँ काफी सारी बर्फ जम जा रही थी। विल इन हमलों से बचने लगता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि सियोन के अंदर की आग वहां पर जमी हुई बर्फ को पिघलाने लगती है और इसके बाद सियोन अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए एक स्पेल कास्ट करने लगता है और उसकी मैजिक पावर उसकी बॉन्ड से वो स्पेल क्रिएट करने लगती है। और इसके बाद सियोन अपने इस स्पेल से अटैक करता है, लेकिन क्योंकि उसके सामने विल होता है इसीलिए कोलैट विल के सामने एक शील्ड बना देती है। लेकिन वो खुद उस स्पेल के प्रेशर की वजह से दूर फिर जाती है और जिसके बाद वहां एक धमाका होता है, काफी बड़ा धमाका जिसकी गूंज स्टेडियम तक आती है। हम देखते हैं कि जंगल के आसपास के सभी पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। विल को कोलैट की शील्ड बचा लेती है। इसके बाद विल देखता है अपने सामने का नजारा, सब कुछ जलकर खत्म हो चुका है और इसके बाद विल के सामने सियोन आता है। हम देखते हैं कि कोलैट भी विल को सही सलामत होती है, लेकिन वो देखती है कि विल और सियोन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो सियोन? सियोन कहता है, मैं अब तक तुम्हारे इस खेल को खेलता रहा बिल्कुल चुपचाप, है ना कोलैट? लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद करने के बदले में कुछ चाहिए। मुझसे लड़ो मैजिक लैस। विल कहता है, लेकिन तो तुमसे क्यों लड़ूं? लेकिन सियोन विल पर हमला करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए, तुम मेरी आंखों में चुभते हो, मेरे कानों में चुभते हो, मुझे तुम्हें कुचलने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। इससे पहले कि कोलैट उन्हें रोकती, अचानक ही उसके सामने एक बर्फ की दीवार बन जाती है। ये किया होता है जूलियस ने, जो अभी भी बिल्कुल सही सलामत होता है और वो अपने आइस मैजिक से कोलैट पर हमला कर देता है। लेकिन विल कोलैट की मदद करने नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त सियोन उस पर लगातार हमले किए जा रहा है और सियोन के हमले की वजह से विल की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। विल कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो सियोन? हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना है। लेकिन सियोन सिर्फ इतना कहता है, जल्दी से अपनी तलवार उठाओ। सो अब विल भी अपनी तलवार उठा लेता है सियोन का सामना करने के लिए और अब इन दोनों के बीच एक घमासान मुकाबला होने वाला है जो शायद से सब कुछ तबाह कर देगा। और वैसे विल सियोन के साथ लड़ते हुए काफी थक जाएगा, तो फिर वो जूलियस का सामना कैसे करेगा? इसका जवाब तुम्हें अगले एपिसोड में मिलेगा, क्योंकि यहाँ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।